एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हम लोगों के YouTube चैनल एस क्लासेस द सिंबल ऑफ सक्सेस। आप लोगों की तरक्की के लिए एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ अपने चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए कंटिन्यू। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना आप लोगों की सपोर्ट मुझे मिलती रहेगी। तो देखिए, कल का जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने के लिए दिया था, डेली एग्ज़ाम डोज पार्ट 3 में क्वेश्चंस था कि गंगा को किस क्षेत्र में जो है, किस राज्य में या किस देश में जो है हुगली के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों का जो आंसर है वो राज्य है पश्चिम बंगाल। वो राज्य होगा हम लोगों के पास क्या, मैंने राज्य आपको बताया क्या, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो है क्या कहा जाता है, गंगा को हुगली के नाम से जाना जाता है। क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। इससे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए, आज की टॉपिक का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर, उम्मीद करता हूँ क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। पहले क्वेश्चंस लिखा है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। तो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि जो पंजाब के राजा रणजीत सिंह थे उनकी जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी। तो सीधे पहले मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो लाहौर में थी, मतलब ऑप्शन सी सही है। इसी के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो स्वर्ण मंदिर है, किस मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं, स्वर्ण मंदिर की। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ पर है, पंजाब के अमृतसर में। कहाँ पर है, आप लोग जानते हैं कि ये मंदिर कहाँ पर है, पंजाब के अमृतसर में है। इतना क्लियर हुआ। इसी के बारे में बता दूं कि इस स्वर्ण मंदिर का जो गुंबद है, इस स्वर्ण मंदिर का जो गुंबद है उसका निर्माण भी किसने कराया था, पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने। एक और क्वेश्चन आप लोगों को मिला कि जो स्वर्ण मंदिर का गुंबद है उसका निर्माण कराने वाला कैंडिडेट भी कौन था, पंजाब के राजा थे, कौन, रणजीत सिंह। क्लियर हुआ। इसी के बारे में और आगे मैं जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए कि जो पंजाब के राजा रणजीत सिंह थे, इन्होंने सन 1799 ईस्वी में लाहौर के महाराजा की उपाधि धारण की थी। कहाँ के महाराजा, लाहौर के महाराजा की उपाधि ग्रहण की थी। किसने, जो पंजाब के राजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने 1799 में लाहौर के महाराजा की उपाधि धारण की थी। क्लियर हुआ। अब चल रहे हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन लिखे है, संसार में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। तो संसार में सबसे ज़्यादा डाकघर के बारे में बात कर रहा है, संसार के सबसे ज़्यादा डाकघर के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, संसार में सबसे ज़्यादा जो डाकघर हैं वो भारत में है, यानी कि इसका भी आंसर हमारे पास क्या है, सी है। मैं आप लोगों को अगर अप्रोक्सीमेट संख्या बता दूं तो लगभग 1,55,660 इतने डाकघर लगभग पूरे भारत में है, यानी कि सबसे ज़्यादा डाकघर भारत में है। और अगर मैं भारत में डाकघर की बात करूं तो देखो, 1766 ईस्वी में जो डाक प्रारंभ की थी वो लॉर्ड क्लाइव ने की थी। किसने की थी, भारत में डाक का प्रारंभ लॉर्ड क्लाइव ने जो है डाक प्रारंभ कराई थी भारत में। याद रखेंगे 1766 ईस्वी में। और थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, जो वास्तव में भारत में डाक का प्रचलन शुरू हुआ, जो डाक का प्रारंभ हुआ, वो वास्तव में जो डाक का प्रारंभ हुआ वो 1854 ईस्वी में जो है प्रथम डाक प्रारंभ की गई थी। इसी को जो है डाक घर का स्थापना जो है सन भी माना जाता है, 1854 को ही। इससे आगे हम लोग चल रहे हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन लिखा है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है। मतलब फ्रीज की बात कर रहा है। फ्रीज में जो हम लोग कोई भी पदार्थ रखते हैं वो लंबे समय तक जो है सुरक्षित बना रहता है। उसके लिए जो फ्रिज का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो वो जो टेम्परेचर होता है वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रिज का टेम्परेचर बना रहता है। तो
वस्तु क्या होती है, सुरक्षित होती है। इसी क्वेश्चन के बारे में मैं आपको और थोड़ी सी जानकारी दे दूं। देखिए कि जो रेफ्रिजरेटर है उसकी जो खोज की थी वो 1850 ईस्वी में, दो साइंटिस्ट हैं 1850 ईस्वी में, हैरिसन, एक साइंटिस्ट का नाम है हैरिसन और दूसरे का नाम है टिनिंग। हैरिसन प्लस टिनिंग ने मिलकर जो है खोज की थी किसकी, रेफ्रिजरेटर की। ध्यान रखेंगे कौन से सन में की थी, 1850 में। किसने की थी, हैरिसन और टिनिंग ने। इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग चल रहे हैं देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रक्तदाब नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में आता है उस यंत्र का नाम क्या है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र के नाम के बारे में बात कर रहा है, तो कौन सा यंत्र, आप लोग जानते हैं स्फिग्नोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी सही है। किसके काम आता है, रक्तदाब मापने के। रक्तदाब के बारे में बात कर लो तो 80 से 120 Hg/mm ये यूनिट है रक्तदाब की। इतना जो है हम लोगों का रक्तदाब होता है, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं हम लोग। 80 से 120 होता है, 80 से 120 के बीच होता है। 120 से ऊपर जाने पर हम लोग कह देते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई है, 80 से नीचे जाने पर हम लोग कह देते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन है। अब देखिए इन ऑप्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले लिखा है टैकोमीटर। तो देखिए जो टैकोमीटर है वो वायुयान की ऊंचाई मापता है। वायुयान जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं, वायुयान की क्या नापता है, वायुयान की ऊंचाई को नापता है क्या, टैकोमीटर। इतना क्लियर हुआ। इससे आगे देखिए ए ऑप्शन में लिखा है हम लोगों के पास क्या, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर सब जानते हैं क्या नापता है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब आप लोग को यहीं पर मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि जो वायुमंडलीय दाब है उसका जो मात्रक होता है वो होता है क्या, दाब का मात्रक होता है पास्कल। लेकिन वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक कहते हैं, वायुमंडलीय दाब की अगर बात करूं तो मात्रक होता है बार, और खाली दाब के मात्रक की बात करूं तो मात्रक होता है पास्कल। इसके बाद बात करें एक्टोमीटर, आप लोगों के लिए हो सकता है नया है कि ये जो एक्टोमीटर है, किसके बारे में बात करें हम लोग, एक्टोमीटर। जो एक्टोमीटर है ये सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापता है। सूर्य किरण की तीव्रता, सूर्य किरण की तीव्रता को नापता है कौन, एक्टोमीटर। आप लोग क्लियर से समझ गए होंगे। चारों ऑप्शंस मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए। अब आगे चल रहे हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैं ये डेली एग्ज़ाम डोज प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आप लोगों के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डिक्टो मिलेंगे। आप लोगों से ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस जो है सीरीज को अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर रहे होंगे। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में अपने टेलीग्राम का लिंक सेंड कर देता हूँ, तो आप लोग उस टेलीग्राम चैनल से लगातार जुड़ते रहिए। वहाँ से आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है मानव शरीर में किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। तो क्लियर क्वेश्चन से आप लोग सब जानते हैं कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेंगा हो जाता है। इससे क्या होता है, हम लोगों की जो थायराइड ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। इसके बाद मैं देखो थोड़ा सा और डिस्कस कर दूं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन, लगभग 78% होती है। और आगे बात करूं जो फास्फोरस और कैल्शियम है, दोनों जो है दांतों की मजबूती के लिए उत्तरदायी हैं। दांतों की मजबूती के लिए उत्तरदायी होते हैं क्या, फास्फोरस और कैल्शियम। और अगर केवल मैं कैल्शियम की बात करूं, अकेले कैल्शियम की, तो ये जो कैल्शियम है ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है कैल्शियम। तो चारों ऑप्शंस क्लियर हो गए। इससे आगे हम लोग चल रहे हैं देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है ह्वेनसांग एक दूत के रूप में किसके दरबार में आया था। तो ये सब लोग जानते हैं कि जो ह्वेनसांग आया था वो किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। देखिए इसी हर्षवर्धन को जो है यात्रियों का, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, मतलब प्रिंस ऑफ पिलीग्राम कहलाता है। प्रिंस ऑफ पिलीग्राम कहलाता है, पिलीग्राम तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहलाता है कौन, हर्षवर्धन। इससे आगे मैं एक और बता दूं, घनानंद जो था, घनानंद के बारे में थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं। जो घनानंद है वो, ये जो घनानंद है ये नंद वंश का अंतिम शासक है। क्या है, नंद वंश का अंतिम शासक है कौन, घनानंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अंतिम शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। इसी घनानंद की हत्या करके, इसी घनानंद का वध करके जो है
मौर्य वंश की स्थापना करता है। इससे आगे हम लोग चल रहे हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने लिखा है, जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती है। तो देखिए ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, और अगर वो चलेगी तो अपने साथ क्या लेके जाएगी, ऊर्जा ही लेके जाएगी। तो हम लोगों को आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। अब देखिए जो ध्वनि का मात्रक होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है, डेसिबल होता है। एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों के लिए, ध्वनि का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। और जो मनुष्य होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। कितने हर्ट्ज से लेकर, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। इसी के बारे में और जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। क्लियर होगा आप लोगों के लिए। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए चैनल को लाइक करते रहिए, कंटिन्यू शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने अपने सुझाव आप लोग देते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छा डाटा प्रोवाइड करा सकूं। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो देखिए जो विद्युत धारा को नापता है वो मेरे पास उपकरण है क्या, एमीटर। एमीटर किसका काम करता है, विद्युत धारा को नापने का काम करता है। देखिए जो एनीमोमीटर है वो वायु की गति को नापता है। किसे नापता है, वायु की गति को नापता है क्या, एनीमोमीटर। और जो बैरोमीटर है, अभी मैंने पहले ही बताया था, किसे नापता है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को नापता है क्या, बैरोमीटर। अब हम लोगों के पास बचा क्या, केवल एक अल्टीमीटर। मतलब अल्टीमीटर का क्या काम होता है, ये जो अल्टीमीटर होता है ये विमान की ऊंचाई को नापता है। ये किसे नापता है, विमान की ऊंचाई को नापता है। चारों क्वेश्चन याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों के चारों ऑप्शन जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई नापता है, बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब नापता है, एमीटर धारा को नापता है, एनीमोमीटर जो है वायु की गति को नापता है। अब आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है। तो देखिए पृथ्वी के केंद्र पर जो स्मॉल जी के बारे में बात कर रहा है। देखिए एक स्मॉल जी होती है और एक कैपिटल जी होती है। स्मॉल जी जो होता है वो कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो कैपिटल जी होता है, उस कैपिटल जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए जो कैपिटल जी होता है वो कहलाता है, वास्तव में जो कैपिटल जी होता है वो कहलाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन प्रति केजी मीटर स्क्वायर। याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस के बारे में डिस्क्राइब कर दूँ। पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। मतलब ऑप्शन सी सही है। देखिए जो जी की वैल्यू होती है मैक्सिमम होती है ध्रुवों पर। जो जी की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है कहाँ पर, ध्रुवों पर। और जो मिनिमम होती है स्मॉल जी की वैल्यू, वो मिनिमम होती है भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर होती है, भूमध्य रेखा पर। इससे आगे बात करूँ जी के घटने और बढ़ने की, तो देखिए ऊंचाई पर जाने पर और ऊंचाई पर जाने पर या नीचे आने पर जो है जी की वैल्यू क्या होती है, घटती है। क्लियर। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, डी जोन्स किस देश का मुख्य शेयर सूचकांक है। तो देखिए जैसे अपने यहाँ जो है निफ्टी वगैरह है, सेबी वगैरह हैं शेयर मार्केट, वैसे ही डी जोन्स वहाँ जो है यूएसए का शेयर सूचकांक है। अब इससे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वेदों व श्रुतियों में शामिल नहीं था।
तो देखिए ऑप्शंस क्लियर नहीं है, ऑप्शंस मैं आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पर सी ऑप्शन में लिखा है, जो सी ऑप्शन लिखा है वो लिखा है उपनिषद। सी ऑप्शन लिखा है क्या? सी ऑप्शन लिखा है उपनिषद। और जो ए ऑप्शन लिखा है वो लिखा है संहिता। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ वेदों व श्रुतियों में शामिल नहीं था। तो देखिए जो पुराण है डी, वो जो है श्रुतियों व वेदों में शामिल नहीं है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं पुराण के बारे में, जो पुराणों की संख्या है वो कितनी है? 18। और जो उपनिषद है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और जो संहिता है, वो जो चारों वेद हैं वो मिलकर क्या क्या बनाते हैं? संहिता बनाते हैं। तो देखिए अब मैं पुराणों के बारे में बात कर रहा हूँ। जो पुराण हैं उनमें जो सबसे पुराना पुराण है वो क्या है? मत्स्य पुराण है। जो सबसे पुराना है वो क्या है? मत्स्य पुराण है। सबसे पुराना पुराण क्या है? मत्स्य पुराण है। आप लोग याद रखेंगे। और आगे मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ, इसी में और आगे बता दे रहा हूँ कि जो पुराणों की रचना की थी वो लोमहर्ष और उग्रश्रवा, दोनों पिता पुत्र थे। उग्रश्रवा ने जो है रचना की थी किसकी? पुराणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वीकार नहीं किया? तो देखिए जो सहायक संधि थी उसे स्वीकार ना करने वाले कैंडिडेट थे होलकर, सी। ये जो होलकर थे ये इंदौर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए भी। इंदौर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? इंदौर के शासक थे। इन्हीं के बारे में मैं बता दूं कि जो देखिए सहायक संधि थी, जो सहायक संधि थी, सबसे पहली जो सहायक संधि हुई थी वो 1798 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी प्रथम सहायक संधि? 1798 में हुई थी। और जो इस सहायक संधि का प्रारंभ हुआ था वास्तव में, वो सहायक संधि का प्रारंभ 1778 ईस्वी में बेलेल जी ने किया था। किसने किया था? बेलेल जी ने 1778 ईस्वी में इस सहायक संधि का प्रारंभ किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। लिखा है क्वेश्चंस, कनारी धारा निम्नलिखित में से किस तट के नज़दीक में बहती है? तो देखिए जो कनारी की धारा है, हम लोगों का आंसर है सी, उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं जो कनारी की धारा है वो ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी धारा है। और देखिए ठंडी धाराओं के बारे में मैं आप लोगों से बात कर दूं कि जो ठंडी धाराएं होती हैं वो उच्च अक्षांशों से निम्न की ओर बहती हैं, निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं। जो ठंडी जलधारा हैं वो कहाँ से बहती हैं? उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं। और इन्हीं धाराओं के बारे में बता दूं कि जो ठंडी जलधाराएं होती हैं, अर्थात ये उच्च अक्षांश मतलब ध्रुवों की साइड से, कहाँ से? ध्रुवों से ये बहती हैं। कहाँ से? ध्रुवों से भूमध्य की ओर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं ये कनारी की धाराएं। क्लियर होगा? इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है, भारत में निम्नलिखित में से किस आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित किए जाते हैं? तो देखिए जो कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित किए जाते हैं वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर जो है जारी किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो वास्तव में स्थित है कहाँ पर? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान देखिए हैदराबाद में स्थापित है। कहाँ पर? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थापित है। और देखिए और किस ऑप्शंस के बारे में बता दूं, जो बेंगलोर है यहाँ पर जो है खगोल संस्थान है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है? खगोल संस्थान कहाँ पर है? बेंगलोर में। और ज़्यादा मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ इसी क्वेश्चंस पर, देखिए जो लखनऊ दिया है सी ऑप्शंस, यहाँ पर बहुत सारे संस्थान हैं। जैसे सबसे पहले मैं बता दूँ केंद्रीय
औषधि संस्थान, एक मैंने बोला केंद्रीय औषधि संस्थान, कहाँ पर है? लखनऊ में। और दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं इसी में, केंद्रीय वनस्पति संस्थान भी कहाँ पर है? लखनऊ में। और बता दूं मैं आप लोगों को यहीं पर एक और संस्थान जो है लखनऊ में मिलेगा आप लोगों को, केंद्रीय विश्व संस्थान भी कहाँ पर है? लखनऊ में। याद रखेंगे। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के प्रयोग में लाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, AGI मैं बोलता हूँ। देखिए AGI मतलब कृत्रिम वर्षा। जब मुझे वर्षा करानी होगी तो मैं AGI का प्रयोग कर लूँगा, मतलब सिल्वर आयोडाइड। AG सिल्वर का प्रतीक है और I आयोडाइड का प्रतीक है। तो AGI का प्रयोग किया जाता है किसमें? कृत्रिम वर्षा कराने में। और ऑप्शंस के बारे में बात करूँ, देखिए लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एक ऑप्शंस लिखा है यहीं पर, सिल्वर ब्रोमाइड। तो देखिए सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में अगर मैं बात करूं तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी के काम आता है। किसके काम आता है? फोटोग्राफी के काम आता है। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड काम आया फोटोग्राफी के, सिल्वर आयोडाइड काम आया वर्षा के, कृत्रिम वर्षा कराने की। और इसी में मैं एक और सिल्वर के बारे में बात करूं, सिल्वर नाइट्रेट, इसमें नहीं लिखा है। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं नॉलेज के लिए कि जो सिल्वर नाइट्रेट है मतलब AgNO3 है। तो जब हम मतदान करने जाते हैं, मतदान करते समय हम लोगों के अंगूठे पर जो निशानी लगाई जाती है उसके प्रयोग में लाया जाता है क्या? AgNO3 मतदाता के अंगूठे पर। मतदाता स्याही जब यूज होती है, मतदाता के अंगूठे पर स्याही, उसके लिए यूज होता है क्या? AgNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, बोर्डोग पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है? तो जो बोर्डोग पुरस्कार है वो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉग का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नॉर्मन ई बोरलॉग ये वो कैंडिडेट है जिसने कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। हरित क्रांति का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हरित क्रांति का जनक, विश्व में जो हरित क्रांति का जनक है वो कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग है। ठीक है, उसी की याद में जो है पुरस्कार दिया जाता है, बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। और देखिए अगर मैं भारत में हरित क्रांति का जनक बताऊं तो भारत में जो हरित क्रांति का जनक है वो कौन है? M स्वामीनाथन। कौन है? आप लोग याद रखेंगे, M स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पे लिखा है, लालगुडी जयरामन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए लालगुडी जयरामन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरा जो आंसर होने वाला है क्या है? वायलिन। मतलब लालगुडी जयरामन संबंधित है किससे? वायलिन से। और ये जो लालगुडी जयरामन है ये रहने वाले हैं कहाँ के? तमिलनाडु के। याद रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तमिलनाडु के। और कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, देखिए जो बांसुरी है उसके जो सबसे बड़े उस्ताद माने जाते हैं वो हरिप्रसाद चौरसिया। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए, आने वाली परीक्षा के लिए। हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित हैं किससे? बांसुरी से। और तबले के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, तबला का जो उस्ताद थे वो कौन थे? उस्ताद जाकिर हुसैन। कौन थे? उस्ताद जाकिर हुसैन, तबले के उस्ताद, तबला वादक। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन लिखा है, महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो देखिए यहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं कि महात्मा गांधी पर जो फिल्म बनी है उसमें जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर थे, उसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वो थे रिचर्ड एटनबरो। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिचर्ड एटनबरो। और वहाँ पर जो महात्मा गांधी जी का रोल निभाने वाले कैंडिडेट थे वो थे बेन किंगसले। इससे आगे मैं चलूँ, देखिए इसी में बता दूं कि भानु अथैया का नाम सुना है। भारत की पहली महिला जिसे ऑस्कर मिला हो वो थी भानु अथैया। कौन थी? भानु अथैया जो है भारत की ऐसी पहली महिला है
जिन्हें जो है ऑस्कर मिला था, और ये ऑस्कर इन्हें दिया गया था 1982 में। महात्मा गांधी पिक्चर में इन्होंने क्या किया था, ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी। क्या थी ये? कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी भानुमथैया। डिज़ाइनर थी भानुमथैया, जिसके लिए 1982 में इन्हें क्या दिया गया, ऑस्कर दिया गया। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन लिखा है, वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्षेत्र में नॉलेज दे देता हूँ थोड़ी सी। देखिए, जो ग्रैंड स्लैम होता है, जो टेनिस की 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। 4 प्रतियोगिताएं कौन कौन सी? फ्रेंच ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, यूएस ओपन होता है और विंबलडन होता है। ये चारों मिलकर ग्रैंड स्लैम का निर्माण करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनमें पहला टूर्नामेंट पूछा है कि जो सबसे पहले होता है वो कौन सा होता है, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन इनमें सबसे पहले होता है। सीरियल याद रखिएगा, कभी कभी रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है सीरियल के लिए। तो नंबर 1 पर होता है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन, और मैं टाइमिंग आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो होता है वो मिड जनवरी में होता है, मतलब जनवरी के मध्य में आयोजित होता है क्या, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। उसके बाद नंबर 2 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो नंबर 2 पर होता है फ्रेंच ओपन, और ये जो होता है या तो मई लास्ट में होता है या फिर जून के प्रारंभ में होता है। इसके बाद अगर मैं नंबर 3 के बारे में बात करूं तो नंबर 3 में होता है विंबलडन। नंबर 3 पर आता है क्या, विंबलडन। और विंबलडन जो आयोजित किया जाता है वो आयोजित किया जाता है जून या फिर जुलाई में। विंबलडन आयोजित होता है या तो जून में या फिर लास्ट जुलाई में। और नंबर जो 4 आता है वो आता है यूएस ओपन, जो आयोजित किया जाता है यूएस ओपन अगस्त या सितंबर में। फिर से बोल रहा हूँ कि जो 4 प्रतियोगिताएं हैं, चारों मिलकर ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों का निर्माण करती हैं। उनमें जो सबसे पहले आयोजित होती है वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है नंबर 1 पर, जो मिड जनवरी में आयोजित की जाती है। नंबर 2 पर फ्रेंच ओपन है, जो मई या जून में आयोजित की जाती है। और नंबर 3 पर विंबलडन है, जो जून या जुलाई में आयोजित की जाती है। और नंबर 4 पर यूएस ओपन है, जो कि आयोजित की जाती है अगस्त या सितंबर में। सीरियल याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन लिख रहा है, स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? तो देखिए, आप लोगों ने सुना होगा सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप जो सबसे बड़ा स्तूप है, कहाँ पर है? एमपी में है। और इसका निर्माण कराने वाले कैंडिडेट अशोक को माना जाता है। अब देखिए, ये किसका प्रतीक है? जो सांची का जो स्तूप है, ये किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। अब देखिए, ये महापरिनिर्वाण क्या था? तो बुद्ध का नाम सुना होगा, भगवान बुद्ध का नाम आप लोगों ने सुना होगा, भगवान बुद्ध। तो भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। इसी घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और देखिए, जो दूसरा बी ऑप्शन पे लिखा है, हम लोगों का आंसर हुआ सी। जो बी ऑप्शन में लिखा है धर्मचक्र प्रवर्तन, वो क्या है कि महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था महात्मा बुद्ध ने? जो प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। और इसी घटना को कहा जाता है क्या? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और आगे बात करूँ महाभिनिष्क्रमण के बारे में बात कर ले रहा हूँ। तो देखिए, भगवान बुद्ध ने जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, और उनके गृह त्याग का जो प्रतीक था वो था घोड़ा। जो गृह त्याग का प्रतीक था इनके, वो क्या था? घोड़ा था। इसी घटना को कहा जाता है क्या? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे चल रहे हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो जो एलोरा के गुफाएं हैं या एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, उसका जो निर्माण कराने वाले शासक थे, उनका नाम पूछा है। तो वो कैंडिडेट है हम लोगों के पास राष्ट्रकूट वंश। याद रखिएगा, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है यही क्वेश्चन। एलोरा की गुफाओं का जो मंदिर है, कैलाश मंदिर, उसका निर्माण कराने वाले कैंडिडेट राष्ट्रकूट वंश। सबके बारे में बता देता हूँ। देखिए, 4 ही ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। जो गुप्त वंश है, उन्होंने निर्माण कराया अजंता की गुफाओं का। उन्होंने निर्माण कराया किसका? अजंता की गुफाओं का। याद रखेंगे, जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने एलोरा
और जो गुप्त वंश के शासक थे उन्होंने अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया। इसके बाद जो चोल वंश था उन्होंने बनवाया तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर। तंजौर में क्या बनवाया? तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर बनवाया। किसने? चोल वंश के शासक ने। अब बचे पल्लव वंश के शासक। तो पल्लव वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। महाबलीपुरम में निर्माण कराया किसका? कैलाश मंदिर का। चारों क्वेश्चन फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, चारों ऑप्शन। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया राष्ट्रकूट वंश ने। पल्लव वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में जो है कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। और जो चोल वंश के शासक थे उन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। और जो गुप्त वंश के शासक थे उन्होंने अजंता गुफाओं का निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? तो हम लोगों का आंसर है क्या? शुक्र। शुक्र जो है आकार और घनत्व में लगभग पृथ्वी के समान है। देखिए इसके उपनाम बता देता हूँ। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसी कारण पृथ्वी की क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। किसे? शुक्र को। और देखिए इसी के बारे में मैं आप लोगों को और आगे ज़्यादा क्लियर कर दूं कि शुक्र जो है गर्म ग्रह है। शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। गर्म कैसा ग्रह है? गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह है। और आगे मैं इसी के बारे में बात करूं कि जो शुक्र ग्रह है सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। रीजन इस पर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? CO2 पाई जाती है। आगे बात कर लो मंगल की। तो मंगल को कहा जाता है क्या? लाल ग्रह कहा जाता है। रीजन आप लोग जानते हैं क्योंकि इस पर पाई जाती है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 आयरन ऑक्साइड इस पर बनती है, इसीलिए इसे जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे मैं चल रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा गया। जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस डेली एग्ज़ाम डोज में करा रहा हूँ, यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं और क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हैं, PDF डाउनलोड करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग एग्ज़ाम में निश्चित रूप से ही सफल होंगे, ऐसी मेरी कामना है। देखिए 24 क्वेश्चन लिख रहा है अंगूर में पाया जाता है। तो अंगूर में कौन सा एसिड या कौन सा अम्ल पाया जाता है ये पूछ रहा है। तो अंगूर में पाया जाता है क्या? टार्ट्रिक अम्ल। आप लोगों का आंसर क्या है? टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर के साथ साथ इमली में भी क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, अंगूर के साथ साथ इमली में भी पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के बारे में बात कर रहा हूँ। खट्टे दूध में या दही में, खट्टे दूध में या दही जो निर्माण होता है या फिर क्या दही निर्माण जो होता है उसमें पाया जाता है क्या? लैक्टिक अम्ल। उसके बाद लिखा है साइट्रिक एसिड। तो नींबू और संतरे में पाया जाता है क्या? साइट्रिक एसिड। नींबू या फिर संतरे में पाया जाता है क्या? साइट्रिक एसिड। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है बिना प्रतिनिधि के कराधान नहीं, एक बहुचर्चित नारा संबंधित है। देखिए क्वेश्चन लिखा है बिना प्रतिनिधि के कराधान नहीं, एक बहुचर्चित नारा है। तो ये नारा है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध का। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध का ये नारा है। इसमें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो फ्रांस की क्रांति थी वो 1789 ईस्वी में हुई। उस समय जो फ्रांस में शासक था वो कौन था? उस शासक के बारे में बात कर ले रहे हैं। वो शासक था लुई 16वां। और यहीं पर मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर दूं कि जो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्र बंधुत्व, बंधुत्व और समानता, ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहे हैं। तो आप लोग लगातार बने रहिए मेरे साथ, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए और लाभ उठाते रहिए। एग्ज़ाम में जो है आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप लोग लगातार मेरे साथ रहे
चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, कमेंट्स मुझे मिलते रहे, तो मैं आप लोगों को उस स्टेज तक पहुंचा दूंगा कि आप लोग जिस एग्ज़ाम में बैठेंगे उस एग्ज़ाम को क्रैक करके निकलेंगे। बस शर्त यही है कि आप लोगों को लगातार पढ़ना है। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।